गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम डीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट और बीए ऑनर्स पार्ट सेकंड के पाँचवें पेपर के मेरे प्रिय युवा साथियों, अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्लेटो के साम्यवाद पर बात शुरू की थी और हमने उसका संपत्ति का साम्यवाद देखा था। मैं आपको थोड़ा दोहरा दूं कि साम्यवाद शब्द प्लेटो के दर्शन में नहीं लिया गया है। ये तो जो बाद में जिन्होंने प्लेटो की व्याख्या की है और ये पाया है कि उसका जो ये दर्शन है ये साम्यवाद के नज़दीक है, तो उन्होंने ये इसको विशेषण या एक एडजेक्टिव दे दिया है। संपत्ति के साम्यवाद के बाद आज बात हम करेंगे उसके संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना की। देखिए, ये बड़ा दिलचस्प एक पहलू रहा है ग्रीक फिलॉसफी का, यूनानी दर्शन का। आप लोगों ने न्याय में, शिक्षा में इसको देखा है कि उनके समय जो अन्य अवधारणाएं चल रही हैं, चाहे वो न्याय की हो या शिक्षा की हो, प्लेटो ने बड़ी शालीनता से तर्कों के माध्यम से उन्हें काटा है। चाहे न्याय का परंपरावादी सिद्धांत हो या क्रांतिकारी सिद्धांत हो या अन्य व्यवस्थाएं हों, और फिर उसने उनको वैचारिक रूप से परास्त करके अपना सिद्धांत दिया है। ठीक वैसा ही प्लेटो के साथ भी हुआ है, जैसे उसका इस संपत्ति का साम्यवाद। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, सुकरात के प्रिय शिष्य प्लेटो और प्लेटो के प्रिय शिष्य अरस्तु, आपका अगला चैप्टर, जिसके बारे में हम कहते हैं कि वो पहले राजनीति वैज्ञानिक थे और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। एक विषय के विद्वान विचारक अरस्तु प्लेटो के प्रिय शिष्य, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि संपत्ति के साम्यवाद के वो सबसे कटु आलोचक हैं प्लेटो के। और उनके समय में ही ये जो तुलनात्मक पद्धति है, यही तो ग्रीक फिलॉसफी की जान है कि यदि आप सही हैं तर्कों के द्वारा सिद्ध कीजिए, और यदि कोई आपको गलत साबित कर रहा है तो तर्क रखिए। तर्क तर्क से लड़ेंगे, तथ्य तथ्य से भिड़ेंगे और आखिरी में सत्य सामने आएगा। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की कुछ आलोचना बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, पहला बिंदु जो प्रोफेसर अर्नेस्ट बार्कर और रिचर्ड लुई नेटलशिप, इन्होंने बड़ा गहन अध्ययन किया है ग्रीक फिलॉसफी का और अपना इस पर टिप्पणियाँ या किताबें भी लिखी हैं, बहुत रिसर्च किया है उन्होंने एक बात कही है कि प्लेटो का साम्यवाद दरअसल साम्यवाद नहीं है, ये अर्ध साम्यवाद है। आपके सिलेबस में साम्यवाद है, पर वो बहुत आगे के चैप्टर्स में मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ है, तब मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको बहुत संक्षेप में समझाता हूँ। मार्क्स का जो मार्क्सवाद है या साम्यवाद है, वो पूरे समाज पर लागू होता है। उससे ये तो कहा है कि दो वर्ग हैं, एक सर्वहारा वर्ग और एक पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है और सर्वहारा वर्ग उसके खिलाफ क्रांति करेगा और इस शासन को बदल देगा। पर इस पूरे समाज के बारे में प्लेटो का जो संपत्ति का साम्यवाद है, वो केवल और केवल उसका जो संरक्षक वर्ग है, इसमें उसका सैनिक वर्ग और उसके उच्च अधिकारी और दार्शनिक राजा, ये आ रहे हैं, ये उन पे लागू कर रहा है। बाकी जो बड़ा उत्पादक वर्ग है उसको उसने विधिमान्य तरीकों से, ध्यान रखिएगा चीज़ को, मैं शब्द इस्तेमाल किया विधिमान्य, यानी लीगल, जो कार्य करने की, व्यापार करने की, उद्योग लगाने की, लाभ लेने की, वस्तु के उत्पादन पर कर चुकाने की व्यवस्थाएं हैं, यदि उनका पालन करते हैं और जिसकी अनुमति राज्य देता है, वो उत्पादन आप कर सकते हैं, संपत्ति अर्जित आप कर सकते हैं। लेकिन वो समाज का सबसे बड़ा तबका है, ये तो है ही कितने, बहुत थोड़े से। तो इसी बात को नेटलशिप और बार्कर ये कहते हैं कि आपने एक ही राज्य में दो राज्य बना दिए, एक वो जिनके पास संपत्ति का अधिकार है और एक वो जिनके पास नहीं है। तो ये जो दो अलगाव के बिंदु बन गए, इनको उन्होंने समाज के लिए अच्छा नहीं माना है। अगला बिंदु
अव्यवहारिक और नकारात्मक। अब कैसे आप समझें इस चीज को? एक वर्ग विशेष को आप ये अधिकार दे रहे हैं संपत्ति अर्जित करने का, उसका विकास करने का, और एक वर्ग को आप नहीं दे रहे हैं, और ये वही वर्ग है जो कुछ समय पहले तक उनके साथ था। इसका इम्पैक्ट या असर ये आएगा कि जब ये दो वर्ग राज्य में उत्पन्न हो जाएंगे तो एक इंसान की प्रवृत्ति भी होती है टकराव की, और कई बार ऐसे बिंदु आ जाते हैं जिसमें टकराव बन जाता है। उस स्थिति में प्लेटो कोई उपचार की व्यवस्था नहीं करता। संरक्षक वर्ग को, दार्शनिक राजा को, प्रशासनिक अधिकारियों को उसने ढेरों अधिकार दिए हैं, लेकिन वो अधिकार और संपत्ति का अभाव समाज के दो वर्गों में टकराव का एक बड़ा कारण बन सकता है। अगला बिंदु है संपत्ति संबंधी समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ। देखिए, ये बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है, इसको आप समझें। कबीर ने, आपने हिंदी में इनका नाम सुना होगा, प्रेम के लिए कहा था, जा तन लागे वो तन जाने, कैसी है इस रोग की माया। उन्होंने प्रेम के लिए कहा था। संपत्ति के अधिकार की पर हम इसको जोड़कर देखें इस चीज को, तो एक कबीर की वाणी बिल्कुल सही बैठती है। वो इस रूप में, जैसे एक लोकोक्ति आपने सुनी होगी, जाकी फटी ना कभी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसके अपने पाँव में चोट ना लगी हो वो दूसरे के दर्द को महसूस नहीं कर सकता। संपत्ति के अधिकार के जब मामले सामने आएंगे, आप आज भी देखिए, हम भारत की बात करते हैं, हमारी न्यायिक प्रक्रिया में मुकदमे दो प्रकार के आते हैं, दीवानी और फौजदारी। लड़ाई झगड़े वाले और जिनके संबंध अर्थ से हैं, रुपए पैसे से हैं, संपत्ति से हैं। आलोचक ये कहते हैं कि जब उसका जो अभी अभिभावक वर्ग है, संरक्षक वर्ग है, उसके पास संपत्ति संबंधी अधिकार है ही नहीं, वो इसके विषय में परिचित है ही नहीं, तो वो उन मामलात पर निर्णय कैसे देगा जिसका उसे अनुभव नहीं है, न सैद्धांतिक न व्यवहारिक। और कई बार, जैसे आप भारत की बात करें, हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो एक बुनियादी सिद्धांत पे काम करती है कि 100 बेईमान छूट जाएं, स्वीकार्य है, लेकिन किसी बेगुनाह को दंड नहीं मिलना चाहिए। ये बड़ा अपराध है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि क्योंकि उसका जो अभिभावक वर्ग है उस संपत्ति से अपरिचित है, तो उसके मामलों में ऐसा होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला बिंदु, मानव की प्रकृति और स्वभाव के विपरीत। ये आलोचना अरस्तू ने की है। वो ये कहता है कि संपत्ति के प्रति आकर्षण मानव का स्वाभाविक एक अनुक्रिया है, मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, और यदि आप उसको प्रतिबंधित कर देंगे तो मनुष्य अपनी आगे बढ़ने की प्रवृत्ति छोड़ देगा। उदाहरण लीजिए, कोई व्यक्ति बड़ा अच्छा चित्रकार है, कोई बहुत अच्छे बर्तन बनाता है, कोई उपकरण बनाता है, कोई कार्य करता है, या किसी व्यक्ति के पास कोई विशेष गुण है, लेकिन यदि आप साम्यवाद बीच में ले आएंगे कि भाई ये तुम्हारी अंतिम सीमा है, संपत्ति तुम अर्जित नहीं कर सकते, तो कई बार आप नोट कीजिए इस चीज़ को कि प्रॉपर्टी जो है वो आपको गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, अपने कार्य के मापदंड को बढ़ाने का, गुणवत्ता को सुधारने का, अपने भीतर कुछ नए परिवर्तन करने का ये मौका संपत्ति देती है। लेकिन ये जो साम्यवाद है संपत्ति का, प्लेटो के आलोचक ये कहते हैं, ये इस प्रवृत्ति को छीन लेगा। अब हम बात करते हैं अरस्तू की कि उसने कौन सी आलोचना की। देखिए, अपने प्रिय गुरु के सामने उसका प्रिय शिष्य खड़ा है और बड़े अकाट्य तर्क उसने दिए हैं। पहला तर्क उसका ये है, बड़ा अच्छा वाक्य उसने इस्तेमाल किया है कि प्लेटो का संपत्ति विषयक साम्यवाद आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान है।
व्यक्तियों में जो टकराव हैं, जो अंतर हैं, वो मूलतः आध्यात्मिक हैं, उसकी प्रवृत्ति में हैं, और आप संपत्ति का अंत करके उसको ठीक करना चाह रहे हैं। यानी आध्यात्मिक समस्या का भौतिक निदान करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि प्रासंगिक नहीं है। दूसरा, वो कहता है कि समाज को बांट रहे हैं आप। ये हम बात पहले कर चुके हैं कि उत्पादक वर्ग को, जो बड़ा वर्ग है, उसको तो आपने अधिकार दे रखा है, और खाली जो ये संरक्षक वर्ग है, इससे आपने छीना है। तो ये दो वर्ग जो हैं, ये टकराव का कारण बन सकते हैं समाज के अंदर। एक के पास ताकत होगी, एक के पास संपत्ति होगी, और यदि ये टकराए तो ये इनकी टकराहट जो है, ये समाज में किसी के भी हित में नहीं होगी। अगला बिंदु, ये साम्यवाद जो है, ये सामान्य जीवन के अनुभवों के खिलाफ है। भाई, आप संपत्ति के आधार पर जो अनुभव लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप उदाहरण लीजिए, व्यापार में आपको लाभ भी होता है, हानि भी होती है। किसी कार्य को करने में आपको पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों दिखते हैं। ये मिलकर आपके जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनते हैं। लेकिन यदि संपत्ति है ही नहीं, तो ये अनुभव आपके पास आएंगे कहाँ से? फिर तो आपका जीवन बस एक सीधी रेखा होगा, कोई उसमें मोड़ नहीं है, कोई उसमें बल नहीं है, कोई उसमें घुमाव नहीं है। और ये जो संपत्ति है, ये जीवन को आपके उन मोड़ों से, उन घुमावों से लेकर गुजरती है, जो आपके जीवन के बेटरमेंट के लिए, बेहतरी के लिए आवश्यक होते हैं। एक बिंदु उसने बड़ा इंपॉर्टेंट उठाया है, वो ये है कि संपत्ति के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है। संपत्ति इंसान खाली अपने लिए एकत्र नहीं करता। उसने बड़ा विशिष्ट बिंदु उठाया है। ध्यान रखिएगा, दर्शन ये कहता है कि दान करने के अधिकारी आप उस चीज के होते हैं जो आपने खुद प्राप्त की हो। ऐसा नहीं था कि उस समय समाज बिल्कुल समान था, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, तीनों वर्ग हुआ करते थे। यदि संपत्ति नहीं है तो ये उच्च वर्ग निम्न वर्ग को या अन्य किसी को जो दान करना चाहता है, वो कैसे कर पाएगा? और बांटने का जो सुख है दुर्लभ होता है, और वो भी आपने खुद कोई चीज़ कमाई हो, अर्न की हो, हासिल की हो, उसको जब आप आवंटित करते हैं तो आपको एक अजीब सी मनोवैज्ञानिक शांति मिलती है। अरस्तु मनोविज्ञान के बड़े गहन ज्ञाता हैं। उन्होंने कहा, वो जो संपत्ति, देखिए, एक संपत्ति आपको पुरखों से मिलती है, एक आप खुद हासिल करते हैं। ये जो आप खुद हासिल करते हैं ना, ये आपको जो आत्मविश्वास देती है, जो संतोष देती है। अरस्तु के मुताबिक संपत्ति का साम्यवाद इस आत्मविश्वास को और इस संतोष को छीन लेता है, और इससे परोपकार की भावना और उदारता खत्म हो जाती है। भी आपके पास कुछ होगा तभी तो उपकार कर पाएंगे। जब आपके पास कुछ है ही नहीं, तो परोपकार, संतोष, ये सब कहाँ से आएगा आपके पास? तो अरस्तु जो है, इस प्रकार से प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना करते हैं। वो ये कहते हैं, आखिर में सुझाव भी है उनका, कि शिक्षा के माध्यम से राज्य की एकता बनाई जा सकती है, लेकिन साम्यवाद उस एकता को बिखार देगा। यदि प्लेटो ये व्यवस्था चाह रहे हैं, जो उनकी इच्छा है कि संरक्षक वर्ग लालची ना हो जाए, शक्तियों के प्रति भूखा ना हो जाए, पीछे ना पड़ जाए, प्रजा का शोषण ना करे, तो इन चीज़ों को शिक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव करके बदला जा सकता है। लेकिन संपत्ति का साम्यवाद इसका स्थायी समाधान नहीं करता है, अरस्तु के मुताबिक। धन्यवाद।